हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कोस्ट अकाउंटिंग 2 पढ़तर हिसाबी पद्धति बे। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है जॉब कोस्टिंग एंड बैच कोस्टिंग। जॉब पढ़तर અને बैच पढ़तर पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पर हमने इस चैप्टर की फर्स्ट मेथड जॉब कोस्टिंग हमने कंप्लीट सीखी है। इसलिए स्टार्टिंग के वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम इस चैप्टर की सेकंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसका नाम है बैच कोस्टिंग, बैच पढ़तर पद्धति। और आज हम इस मेथड का, इस टाइप का ही सम सॉल्व करेंगे जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 सम्स देने वाला हूँ। इन शॉर्ट में आज के ये मेथड आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं? तो हमारी एनईपी की बुक में हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर का सम्स है, जहाँ पे नाम लिखा गया राज लिमिटेड। ये वाला सम आज हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको गुजरात हिस्ट्री में पूछा हुआ सम्स मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा और एक एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। और मोस्ट ऑफ इस मेथड का इस टाइप का ही सम्स पूछा जाता है। जस्ट मैं यहाँ पर एक बार इंग्लिश मीडियम की बुक में ये सम्स दिखा देता हूँ, क्योंकि आज मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करूँगा, लेकिन लिखूंगा और समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका बुक ना हो एक बार इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता है वीडियो को बीच में स्टॉप करके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपने स्टॉप करके रीड किया होगा। अब चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का सम है और ये चैप्टर देखा जाए तो वैसे बहुत ही सिंपल है। दोनों मेथड एकदम ईजी है। जॉब कोस्टिंग आपने ऑलरेडी 2 वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता रहेगा। अब बैच कोस्टिंग भी बिल्कुल इसी जैसा सिंपल सॉल्यूशन होता है। एक बार जैसे हम इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बैच कोस्टिंग के अंदर देखिएगा, राज लिमिटेड कंपनी का नाम दिया गया। यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 मंथ में काम किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। किस वस्तु का? यंत्र ना भागना, मतलब कोई मशीन होगी, कोई यंत्र होगा, उसका कोई पार्ट होगा, उसका कोई पार्ट बनाया जाता है। कितना? 5000 जितना यूनिट उसका बनाया जाता है एवरी मंथ। ये 3 मंथ बनाया जाता है और उसके लिए बैच ऑर्डर एक ओपन किया जाता है। तो हमको यहाँ पर उसका माल सामान मटेरियल का खर्चा दिया गया होगा, मजूरी वेजिस का खर्चा दिया होगा। जो जैसा दिया वैसा हमें लिखना है। बट जो परोक्ष खर्चा होगा ना, ओवरहेड्स, जैसे कि आपको पता है फैक्ट्री का खर्चा होता है, ऑफिस का खर्चा होता है, सेलिंग, वो सारे परोक्ष खर्चे है ना, हमको किसके बेस पर लिखना है? कामदार कलाक दर ना लिखे। कामदार कलाक मतलब जितने काम कलाक के किए जाएंगे उसके बेस पर वसूल किया जाएगा। ठीक है। वर्किंग आवर, हर एक बैच में जितना टाइम लगेगा उसके बेस पर वसूल किया जाएगा। और यही सबसे मेन है, ये हमें सम्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड तक देखिए मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बेस पर हमें क्या निकालना है? दर एक बैच का, जो एक मंथ का जो बैच बनेगा उसकी पढ़तर कोस्ट कीमत निकालनी है और साथ साथ में उसका नफ़ा प्रॉफिट भी हमें निकालना रहेगा। और टोटल 15,000 का, क्योंकि 5,000 हर महीने बनता है ना, टोटल 15,000 का हमको यहाँ पर कोस्ट और नफ़ा दोनों वैल्यू हमें निकालना है। और उसकी वेचान सेलिंग प्राइस हमें दिया गया 15 रुपया दिया गया। आई होप क्लियर हुआ। और इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो किस टाइप से सॉल्यूशन होता है? तो बिल्कुल फॉर्मेट आप लोगों को पता रहेगा। जो हमारा कोस्ट शीट होता है ना, पढ़तर पत्रक, बिल्कुल वही 3 एंट्री हमें करनी है। एक हमारा मटेरियल माल सामान का खर्चा आएगा, दूसरा वेजिस मजदूरी का खर्चा आएगा, और तीसरा हमारा फाइनल ओवरहेड्स परोक्ष खर्च का खर्चा आएगा। और तीनों के बेस पर हमें टोटल कोस्ट कुल पढ़तर हमें मिल जाएगा। सम्स के अंदर स्टार्टिंग की दोनों वैल्यू हमें दे के रखी ही होगी। पहला मटेरियल, तो सम्स में इन्फॉर्मेशन देखिए कौन सी हम कहाँ से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ दिए गए और यहाँ पे बैच नंबर दिया गया है। ठीक है। इस बैच में उत्पादन किया जाता है इतना इतना यूनिट, और यहाँ पे उसका माल सामान मटेरियल का खर्चा दिया गया है। तो सबसे पहले मटेरियल माल सामान का हम लोग खर्चा लिखेंगे। तो फर्स्ट अक्टूबर महीने का कितना है? 12,500। नवंबर का कितना है? 18,000। और दिसंबर का कितना है? 10,000। तो सबसे पहले माल सामान मटेरियल का खर्चा लिखा जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इस तरह से हमें अकाउंट बनाना रहेगा। अक्टूबर का खर्चा है 12,500, फिर यहाँ नवंबर का है 18,000 और दिसंबर का है हमारा 10,000। पहला खर्चा की एंट्री हो गई। सेकंड हमारा वेजिस मजूरी का हमें एंट्री करना है, जो हमें इसके आगे ही दिया गया होगा। मजूरी नु खर्च, वेजिस या लेबर कोस्ट लिखा होगा इंग्लिश में, जिसका 7,500, 9,000 और 6,000 दिया गया है हर एक मंथ का। तो मंथ वाइज लिख देंगे। फर्स्ट अक्टूबर का 7,500 का खर्चा है, सेकंड बैच के अंदर 9,000 का खर्चा हुआ नवंबर में, और थर्ड में हुआ है 6,000 का। अब सबसे मेन ओवरहेड्स परोक्ष खर्चा हमें निकालना रहेगा, क्योंकि ये खर्चा हमें कैसे लेना है। तो सम्स की स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमको इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा था, जो माल सामान और मजदूरी है ना, मटेरियल और वेजेस, वो तो जैसा दिया गया खरेखर कीमत एक्चुअल वैल्यू पे ही लिखना है। लेकिन जो परोक्ष है ना, ओवरहेड्स, वो आपको कामदार ना कलाक के हिसाब से लिखना है।
हर बैच में जितना कलाक काम लगा, वर्किंग आवर हुआ, ठीक है, जितनी मजदूरी लगी उसके बेस पर लिखना रहेगा। तो ये वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। ये वाला परोक्ष खर्चा मत लिखिएगा, ये क्या टोटल फैक्ट्री का दिया गया होता है, टोटल पार्ट्स का दिया गया होता है, ठीक है। तो ये नहीं करना, हमें परोक्ष खर्चा निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे मेन यही यहाँ पर इस मेथड के अंदर सीखना होता है। इसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना रहेगा। जो हमें ओवरहेड्स परोक्ष खर्चा निकालना है तो उसका बेसिक है, हमारे पास लेबर आवर होने चाहिए, कामदार ना कलाक को, और उसका इंटू किससे करेंगे, पर आवर, कलाक दीठ से। मतलब जितने कलाक काम किया गया और हर एक कलाक का जितना रुपया हमने दिया गया है उन दोनों का इंटू करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका खर्चा ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेबर आवर्स। क्या निकालेंगे, लेबर आवर्स, कामदार कलाक की कितने कलाक काम किया गया है हर एक मंथ में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें हमें दी गई है। कामदार का कलाक किसके बेस पर आएगा, सिंपल सी बात है, मजूरी, वेजेस के बेसिस पर ही तो आएगा। जिन कामदारों को जितनी मजूरी, वेजेस दी गई है उसके बेस पर कलाक निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई, देख रहे हो आप लोग, मजूरी कलाक दीठ ₹5 लेखे चूकवामां आवे छे। मजूरी जो दी है हमने यहाँ पर टोटल, उसमें हर एक कलाक का कितना दिया, ₹5 के अकॉर्डिंग हमने मजूरी दी है। तो ऑटोमेटिक हमारे कलाक निकल के आ जाएंगे, जो हर एक महीने में जो हमने मजूरी दी है ₹5 के हिसाब से, तो वहाँ पर कितने कलाक काम हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मजूरी का खर्चा डिवाइड बाय कलाक दीठ पर आवर। समझ रहे होंगे आप लोग। तो पहला अक्टूबर के अंदर 7,500 की मजूरी हमने वेजिस चुकाया है और हर कलाक का कितना रुपया है, ₹5। कलाक दीठ पर आवर कितना रुपया हमने दिया है, ₹5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो। इसी तरह हर एक के लिए लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। दूसरे का 9,000 का खर्चा हुआ है, तीसरे का 6,000 का खर्चा हुआ है, तो नवंबर का 9,000 का मजूरी और यहाँ पर दिसंबर का 6,000 का। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, हर कलाक का हमने कितना रुपया दिया, ₹5। तीनों के लिए इक्वल ही होगा, ठीक है। तो बस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे कलाक मिल जाएंगे कि टोटल कितने कलाक काम हुआ है। ये जो है हमारे रुपीज़ है और ये हमारा पर आवर का है, ठीक है। तो टोटल खर्चे के अंदर 1 कलाक का डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने कलाक काम हुआ वो हमें मिल जाएगा। तो 7,500 का खर्चा, हर कलाक का ₹5 दिया है, तो 1,500 कलाक जितना किया गया काम किया गया अक्टूबर महीने में। सेकंड में सीधे 9,000 का खर्चा और हर कलाक का हम ₹5 दे रहे, तो टोटल 1,800 कलाक काम किया गया होगा, ठीक है। 1,800 कलाक के हिसाब से हमने 9,000 रुपया दिया। 6,000 डिवाइड में 5 करेंगे तो यहाँ पे 1,200 कलाक काम हुआ। तो इस तरह से लेबर आवर, कामदार कलाक हमें तीनों का मिल चुका। आई होप भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, कलाक तो हमारे पास इसके लिए जो चाहिए वो आ चुके हैं। अब पर आवर चाहिए कि यहाँ पर परोक्ष खर्चे के लिए कितना कलाक दीठ दिया है, ठीक है। ऊपर के मजूरी के लिए अलग कलाक होता है, ठीक है, जबकि यहाँ परोक्ष खर्चे के लिए कलाक दीठ अलग होता है। वो कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए ये टेबल हमें दिया गया है। यहाँ पर जो फैक्ट्री का जो परोक्ष खर्चा है ना, ठीक है, तो उसका टोटल अमाउंट दिया गया है और उस टोटल अमाउंट के सामने कितने कलाक काम करवाया गया वो दिया गया। कामदार ना कलाक को, लेबर आवर लिखा गया टोटल, समझ गए। तो यहाँ पर रुपए और डिवाइड में करेंगे कलाक आवर्स, तो 1 कलाक का हमको मिल जाएगा। 6,000 रुपया दिया गया 3,000 कलाक के सामने, तो 1 कलाक का कितना हुआ, ₹2 हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। तो रुपए डिवाइड बाय टोटल कलाक, तो यहाँ पे पर आवर मिल जाएगा हमको, कलाक दीठ मिल जाएगा। दोनों चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो फर्स्ट का एक बार डायरेक्ट मैं अमाउंट लिख देता हूँ, 6,000, 7,000 और 9,000 एक साथ में लिख देंगे तो थोड़ा इजीली हमारा सॉल्व हो पाएगा। 6,000, 7,000 और यहाँ पर 9,000, और जिसमें डिवाइड किसका करना है, टोटल कलाक का, ठीक है। यहाँ पर 3,000 कलाक का 6,000 दिया, 1,750 का और 3,600 का। तो डिवाइड करेंगे उसके सामने के जो टोटल कलाक है ना उसका, तो यहाँ पर तीनों के हमने कलाक लिख दिए। अब सिंपल से हमको 1 कलाक का मिल जाएगा, कलाक दीठ पर आवर का हमको मिल जाएगा। 6,000 रुपया दिया, 3,000 कलाक का, तो 1 कलाक का ₹2 हुआ कि नहीं हुआ, पर आवर, समझ गए। इसी तरह यहाँ पे 7,000 डिवाइड बाय 1,750, तो 1 कलाक का हो गया ₹4। तीसरे का 9,000 डिवाइड बाय 3,600 करोगे तो ₹2.5 हो जाएगा पर कलाक। तो यहाँ पर हमें मिला पर आवर कलाक दीठ मजूरी का जो हमें चाहिए, ओवरहेड्स का, सॉरी, पर उस खर्चे का वो हमें मिल चुका है। तो दोनों अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, यहाँ कलाक आ चुका है और यहाँ पर आवर कलाक का खर्चा आ चुका है। तो बस दोनों का इंटू कर देंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे 3 कलाक हम लोग लिख देते, यहाँ पर 1,500 कलाक काम करवाया गया, यहाँ पे 1,800 कलाक काम करवाएगा, यहाँ 1,200, ठीक है। ये हमने बैच वाइज करवाए गए कलाक के आवर्स निकाले और हर आवर्स का, हर कलाक दीठ हमने कितना दिया, ₹2, ₹4 और 2.5। तो इंटू में 2, इंटू में 4, इंटू में 2.5। बस अब दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पर इसका ओवरहेड्स पर उस खर्चे का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा ₹3,000 का खर्चा पर उस खर्चा ओवरहेड्स। यहाँ पे 1,800 इंटू में 4 करोगे तो 7,200 का खर्चा।
1200 इंटू में 2.5 तो 3000 रुपये का खर्चा। आई होप ये आपको सबसे मेन यही कैलकुलेशन है इस मेथड में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट लग रहा है और यूट्यूब पर अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस ये कैलकुलेशन हो चुका। आप जो अमाउंट मिली 3000, 7200 और 3000, ये फाइनल अमाउंट हमें इस कोस्ट शीट में पड़तर पत्रक में लिख देनी है ओवरहेड्स पर उस खर्चे के अंदर जो भी हमने निकाली। पहले का कितना आया था, 3000 का आया था, दूसरे का 7200 का और तीसरे का 3000। एक बार अगेन दिखाना चाहूँगा, लिखने में मिस्टेक हुई हो तो पहले का 3000, 7200 और 3000 जो निकाला ओवरहेड्स पर उस खर्चा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 90% सम्स हो चुका कंप्लीट। अब देखिए इसे एंड कैसे करते हैं। तो तीनों टाइप के खर्चे आ चुके हैं, दो तो हमें डायरेक्ट दिए थे और ये हमने आवर्स के बेस पर निकाला, जो लेबर आवर्स थे ना कामदार का अलग उसके बेस पर निकाला। अब तीनों का टोटल मान लीजिए तो 1 अक्टूबर का होगा 23,000 का खर्चा, हमारा नवंबर का खर्चा हो रहा है 34,200, यहाँ पर हो रहा है 19,000। ये क्या मिला हमें, टोटल कोस्ट कुल पड़तर। अब आगे का जो टॉपिक हमें समझ मांगा है अब वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या मांगा गया था, पड़तर कोस्ट मांगा गया था और नफा प्रॉफिट मांगा गया था। तो चलिए दोनों चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे आएगा, कोस्ट पर यूनिट, ठीक है, एक एक यूनिट का कोस्ट कितना लगा, एक यूनिट पड़ता वो हमें निकालना है। तो टोटल खर्चा तो हमें मिल गया, इसका है 23,000, इसका है 34,200, यहाँ का है 19,000। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, प्रोडक्शन उत्पादन का डिवाइड करना रहेगा। हर एक बैच के अंदर हर एक महीने में कितना का प्रोडक्शन उत्पादन किया है, इंग्लिश में लिखा हो आउटपुट। यहाँ पर 2300 यूनिट का, यहाँ पर 3420, यहाँ पर 1900 का हमने उत्पादन प्रोडक्शन किया है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट, गुजराती में बोलते हैं इसको उत्पादन। तो बस इस उत्पादन प्रोडक्शन का क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल खर्चा हुआ 23,000 का और यूनिट कितनी बनाई, 2300। इसी तरह यहाँ पे 34,200 का खर्चा हुआ, कितने का उत्पादन किया, 3420 एकम यूनिट का उत्पादन किया। यहाँ पे 1900 का हमने उत्पादन प्रोडक्शन किया है। बस खर्चे के अंदर हम लोग उत्पादन प्रोडक्शन का डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का यहाँ पे आ गया 10 रुपया, सेकंड का भी यहाँ पे आ गया 10 रुपया और थर्ड का भी आ रहा है 10। यहाँ पर इस सम्स में तीनों का इक्वल आ रहा है और मोस्ट ऑफ इस टाइप के सम्स में इक्वल आता है, बट आपको अनइक्वल भी देखने को मिल सकता है, वो अपना राइट ही होता है। जरूर नहीं कि हर एक का इक्वल आना ही चाहिए, अलग अलग भी आ सकता है। ये हमारा क्या मिला, पर यूनिट का कोस्ट मिल गया, एकम दीठ पड़तर आ चुका। अब नफो प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग। क्या माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे बेचाण कीमत, कि हर एक यूनिट को हम कितने बेच रहे हैं। सम्स में हमको बताया गया होगा तो 15 रुपया बोला गया बेचाण कीमत। सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपया दर एक एकम का। ठीक है, हम पर यूनिट वाइज ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम लोग इसको ना टोटल यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में टोटल से समझाया, मैं आपको पर यूनिट वाइज सिखा रहा हूँ, थोड़ा ये ईजी पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे हम लोग, 15 रुपया माइनस 15। अब देखिए हम लोग माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट नफो आ जाएगा। ध्यान रखिए, ऐसा लग रहा है कि 10 में से 15 करो तो माइनस का 5 जा रहा है, लेकिन हम लोग उल्टा माइनस कर रहे हैं। वेचाण माइनस पड़तर होता है, ठीक है, सेलिंग माइनस कोस्ट होता है, क्योंकि देखिए कोस्ट से ज़्यादा सेलिंग है ना, तो प्रॉफिट नफो ही हुआ है। यहाँ माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस मत लिखिएगा, ये प्रॉफिट हम उल्टा माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 15 कर रहे हैं, एक्चुअल में 15 माइनस 10 हो रहा है। तो यहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे भी 5। तीनों का इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा इक्वल था इसलिए इक्वल आ रहा है। बाकी यहाँ खर्चा अनइक्वल होगा ना, ठीक है, अलग अलग, तो आपका ये प्रॉफिट भी अलग अलग ही आएगा। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। लेकिन ये भी कैसा हुआ, पर यूनिट का हुआ। कैसा हुआ, पर यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जो नफो है ना वो एकम दीठ हुआ। अब हम अगर टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट अगर पता करनी है कि टोटल अमाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ, तो अमाउंट का भी हम निकालेंगे और अमाउंट का आपको निकालना ही पड़ता है। तो अमाउंट के लिए सिंपल सी बात है, हर एक मंथ में जो हमने यहाँ पर ऑर्डर लिया है वो देख लीजिए। ऑर्डर कितना का लिया है, देखिए बताया गया 5,000 दर महीने। ठीक है, एवरी मंथ हमने 5,000 का ऑर्डर लिया है। टोटल कितना हो गया, 15,000, क्योंकि 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 टोटल कितना हो गया, 15,000। पर हम महीने वाइज सॉल्व करें तो 5,000 का इंटू करेंगे, डायरेक्ट 15,000 का मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 का इंटू करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 5,000 का इंटू कर रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा 5,000 क्या है, जितना हमें ऑर्डर मिला है। लिख दिया तो यहाँ पे ऑर्डर 5,000 यूनिट का जो ऑर्डर मिला है, ठीक है, उतना हम अगर देंगे, 5 रुपया प्रॉफिट नफो कमाएंगे हर एक के ऊपर, तो यहाँ पर 25,000 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी 25,000 का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से इक्वल है इसके लिए। ये कि एक्चुअल में क्या मिला, प्रॉफिट, ये नफो मिला, ये क्या अमाउंट में मिला और ये पर यूनिट एकम यूनिट का मिला। और टोटल कर लीजिए, लास्ट में क्या कीजिए, टोटल अमाउंट का क्या कीजिए, टोटल प्रॉफिट कुल नफो
तीनों को प्लस कर दीजिए तो 75,000 का प्रॉफिट हमारा नफ़ो होगा। आई होप ये कैलकुलेशन आपको शायद लास्ट में जो कर रहे हो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार जस्ट मैं आपको रिवाइज कर रहा था, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स दे रहा हूँ, एंड तक देखिएगा। पहले तो जो माल सामान मजूरी था, मटेरियल जो सम्स में जो दिया था वो लिखा। ये ओवरहेड परोस खर्चा हमने कैसा निकाला था उसके लिए हमने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने आवर्स निकाले, आप क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे पर आवर का निकाला और दोनों का इंटू किया तो हमारा ओवरहेड पर उस खर्चे का आंसर आ चुका है, जो हमने यहाँ पर कॉस्ट शीट में लिखा। फिर तीनों को प्लस किया तो हमें टोटल कॉस्ट कुल पड़तर मिला, और उसमें डिवाइड किया जो आउटपुट है ना उत्पादन, उसका डिवाइड करने पर यूनिट का कॉस्ट हमें पड़तर मिल गया, जिसमें से माइनस किया गया वेचाण कीमत सेलिंग प्राइस, तो हमें प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट ही प्लस में ही आया क्योंकि हम लोग उल्टा माइनस कर रहे हैं। अब प्रॉफिट आने के बाद इसको हम लोग क्या करें, अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमाउंट के लिए क्या करना है, हर महीने का कितना ऑर्डर है, 5,000 यूनिट हम बनाएंगे और 5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो इसमें 25 का प्रॉफिट, यहाँ पर 25, यहाँ 25, और टोटल कितना हो गया 75,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी सम्स है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सा सम करना है, तो हमारे इसी बुक के अंदर देखिएगा आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का सम्स निर्मी लिमिटेड लिखा गया है, जो सम्स हमारा 2015 का है। और मैं बोलना चाहूँगा ये ऑलरेडी पहले प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में था ही, तो वहाँ पर भी इस चैप्टर के 4 से 5 वीडियो अपलोड हुए, वो सारे आप देखिएगा। उसमें से थर्ड वीडियो में सम्स मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने चैप्टर कंप्लीट सिखाया हुआ ही है। तो सारे देखिएगा, आपको सारे गुजरात स्टडी के सम्स इस बुक में आगे पीछे आपको मिल ही जाएंगे। तो ये आपको एक प्रैक्टिस करना है, जो आपको पुराने 3rd नंबर के वीडियो में भी मिल जाएगा। वैसे आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल भी करना है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको दिया जो 2015 का है, और एक एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल ऐसा है, बैच कोस्टिंग का एक ही सम्स दिया है। तो ये दो सॉल्व करेंगे तो ये बैच कोस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा है और यूट्यूब पर अगर आ रहा है तो आप लोग को कमेंट करना है, आप लोग को पता रहेगा, आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, और ये 2 सम्स आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाए तो यहाँ पर डन जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे क्लियर होगा कि यहाँ तक आपने वीडियो भी देखा है और आपको सम्स भी समझ में आया है। और लास्ट, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूँ कि आप प्लीज़ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ से क्या रहेगा, आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर है ना हर एक चैप्टर की मोस्ट ऑफ PDF भी अपलोड की गई, जिसके अंदर जहाँ पर गुजरात स्टडी से ओल्ड जो होते वीडियो, जैसे 2015 से लेकर 13 से लेकर लेटेस्ट 2022 तक के सम्स भी मैंने PDF में सॉल्व करके रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक सम्स को वीडियो में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कुछ IMP टॉपिक सारे मैं वीडियो में बना देता हूँ, फिर मैं आपको PDF में सॉल्यूशन देता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन में ज्वाइन होने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो 1 मंथ वाले कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा, आपके सारे सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।